आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? तो मोदी जी की इस वीडियो में मोदी जी का इशारा जिस तरफ जा रहा है उसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक देश में हर इंसान के लिए एक जैसा कानून। अब जैसे ही फिर ये वीडियो वायरल होती है तो सभी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्से का कहना है कि हाँ बिल्कुल एक देश में हर इंसान के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये क्या मतलब है कि उस धर्म के लिए वो कानून, उस धर्म के लिए वो कानून। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर ऐसा किया तो भारत में जो लोगों के लिए रिलीजियस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम किसी साइड को फेवर नहीं करने वाले। हम जानेंगे कि ये रिलीजियस फ्रीडम आई कहाँ से, क्या डिसएडवांटेजेस क्रिएट हो रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से, या फिर एडवांटेजेस क्या, सरकार ऐसा सोच क्यों रही है, या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आया ही कहाँ से, ये भारतीय पॉलिटिक्स में इसने जगह कैसे बनाई। आज की वीडियो में हम वही सब टॉपिक्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो हमारे देश में क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जैसे मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, ये सारे जो क्रिमिनल ऑफेंस हैं इन सबके लिए सेम सजा, चाहे वो आदमी किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, सबके लिए सेम सजा है। लेकिन वहीं अगर सिविल मामले आते हैं जैसे कि शादी, तलाक, बच्चों का अडॉप्शन, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनके लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ, ऐसे ऐसे कानून है जिसमें हर अपराध के लिए अलग अलग सजा है, या फिर किसी अपराध के लिए कहीं पर सजा है और कहीं पर सजा ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक चीज उठाऊं, मैं एक अपराध उठाता हूं कि अगर आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपकी शादीशुदा जिंदगी के बीच में आपने कोई दूसरी शादी कर ली, तो आप पर चीटिंग के तहत आईपीसी की धारा 415 एंड आईपीसी की धारा 495 के तहत 10 साल की सजा या फाइन या दोनों लग जाएंगे। वहीं अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये कोई अपराध ही नहीं है। तभी आप अगर ऐसे किसी केसेस से गुजरते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि दूसरी शादी करने के लिए लड़के ने अपना धर्म बदल लिया। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैं उनका नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगा। तो ऐसे केसेस आपको इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि सिविल मामलों में हर धर्म में अलग अलग सजाएं होती हैं, या फिर कुछ केसेस में सजा ही नहीं होती, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब इससे पहले अगर आप ये मन बना लें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये सारी चीजें हट जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप अपना कोई माइंड मेकअप कर लें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो कोई भी दिमाग बनाने से पहले उनको जरूर देख लीजिए एक बार। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये भारतीय पॉलिटिक्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा वर्ड आया ही कहाँ से था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले आया था वो आया था पोर्चुगीज की तरफ से। 1867 में पोर्चुगीज ने गोवा में इस कानून को लागू किया था, जिसका नाम रखा गया था पोर्चुगीज सिविल कोड। तभी आज भी अगर आप गोवा में देखेंगे तो इसी तरीके का कुछ कानून चलता है जिसको पोर्चुगीज सिविल कोड ही कहते हैं, जहां पर हर धर्म के लोगों के लिए शादीशुदा मामलों में एक ही जैसी सजा होती है, एक ही जैसे हियरिंग्स होती है, एक ही जैसा कानून है। तभी गोवा आज इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से मिलता जुलता कुछ कानून चलता है। इसके बाद 1985 में आता है शाह बानो केस। क्या था यह शाह बानो केस? तो बात है 1932 में इंदौर की रहने वाली शाह बानो की शादी होती है इंदौर के ही एक वकील मोहम्मद अहमद खान से। शादी के 14 साल बाद अहमद ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद 29 साल तक अहमद अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक घर में रहता है, लेकिन 1975 में शाह बानो को उसने घर से निकाल दिया। लेकिन अभी तक दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ, तो अहमद शाह बानो को हर महीने गुजारे के लिए 200 रुपए देता रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी देना बंद कर देता है। तो 1979 में शाह बानो केस डालती है इंदौर की ही एक लोकल अदालत में, जिसके बाद अहमद ने शाह बानो को तलाक दे दिया और अहमद अदालत में 3000 रुपए जमा करता है, ये कहते हुए कि ये मेहर की राशि है। अब सवाल उठेगा कि ये मेहर की राशि क्या होती है? तो मेहर एक रस्म होती है मुस्लिम कम्युनिटी में, एक ट्रेडिशन मान लीजिए आप, जहां पति अपनी पत्नी को तलाक के बाद गुजारे के लिए कुछ पैसे देता है।
इसके अलावा अदालत ने अहमद को कहा कि उसको 25 रुपए हर महीने देने होंगे, लेकिन अमाउंट बहुत कम होने की वजह से शाह बानो ने इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जहां इसको बढ़ाकर 179 रुपए 20 पैसे कर दिया गया। अब अहमद को 179 रुपए 20 पैसे शाह बानो को हर महीने देने हैं। अब अहमद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते हैं, वहां पर चैलेंज करते हैं, जहां वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि मेहर के बाद पति अपनी पत्नी को किसी भी तरीके का कोई भी पैसा देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता उसको। तो अब यहाँ पर कानून की कुछ धाराएं हैं जो आपस में टकराने वाली हैं। सबसे पहले शाह बानो केस डालती हैं कि अहमद को अपने पत्नी को गुजारे के लिए कुछ पैसे देने होते हैं, ये हमारा भारतीय कानून कहता है। वहीं अहमद चैलेंज करते हैं कि अगर मैंने मेहर की राशि जमा कर दी है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि अब मुझे आगे कुछ भी नहीं देना। लेकिन ये हियरिंग चलती है और 1985 में जाकर सुप्रीम कोर्ट शाह बानो के फेवर में ये फैसला सुनाती है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार को यह कहा कि आप इस केस पर नजर रखिए और ऐसे मामले आगे ना आए उन पर नजर रखिए। वहीं से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड धीरे धीरे भारतीय पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट होता है और आज हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी इस कानून को लाने के संकेत धीरे धीरे दे रहे हैं। अब अगर हम ये सोचें कि इस कानून के फायदे क्या क्या रहेंगे, तो सबसे पहला और ऑब्वियस फायदा तो यही रहेगा कि देश के हर नागरिक के लिए सेम लॉ रहेगा। इस देश में इंटीग्रिटी आएगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम सोचे तो ऐसे कानून अगर देश में चलते हैं तो देश में इंटीग्रिटी भी आएगी। वहीं हम जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट जो हर साल निकलती है, वहां पर अगर हम इतना पीछे खुद को देख रहे हैं तो इन कानून को लाने से जेंडर इक्वालिटी में हम काफी ऊपर जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ऐसे कानून की वजह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी काफी बढ़ रहे हैं और उनको कानून का नाम देकर कारपेट के नीचे दबा दिया जाता है। तो अगर ऐसे कानून अगर रहेंगे तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी काफी कम होंगे, जेंडर इक्वालिटी जरूर बढ़ेगी हमारे देश में। वहीं दूसरा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर से सोचे तो सोशल रिफॉर्म्स भी आएंगे। तो ये सारे कुछ फायदे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से रहेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर ये कानून इतना ही अच्छा है तो इसको जल्दी से लाओ, बिल पास करो और कानून बनाओ इसको, उसमें इतनी दिक्कत क्या है फिर? तो देखिए, दिक्कत भी फिर बहुत बड़ी है। अगर हम इसका डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें तो काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स को लेकर। अब इसको लेवल बाय लेवल समझिए। तो लेवल 1 पर वुमेन के अगेंस्ट मल्टी मैरिज जैसे क्राइम हो रहे हैं, जिसको कानून के कारपेट के नीचे ढका हुआ है और इस कानून को रिलीजियस प्रैक्टिस के कारपेट में ढका हुआ है। और किसी भी रिलीजन को मानना, उसको फॉलो करना भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स में आता है, जिनको सरकार नहीं छेड़ सकती या जिनमें सुधार करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो इस कानून को लागू करने में भारत सरकार को आने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में काफी सारे टॉपिक्स ऐसे ऑलरेडी आ चुके हैं जिनकी वजह से काफी वायलेशन होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। और अभी CAA गुजरा है, लव जिहाद जैसे मामले चल रहे हैं, तो शायद अभी अगर इस कानून को हम लागू करते हैं तो शायद फिर से हमें एक प्रोटेस्ट देखने को मिल जाए या फिर कहीं दंगे भड़कते हुए देखने को मिल जाए, तो शायद ये देश के पीस के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, शॉर्ट टर्म को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, तो ऐसे कानून में देश को इंटीग्रिटी के मामले में बढ़ाने में, सोशल रिफॉर्म्स के मामले में बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अब ये भारत सरकार इस कानून को लाती है नहीं लाती है बहुत बड़ा सवाल है, या कैसे लाएगी ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो जब भी ये बिल पास होगा, जब भी ये बिल पास होकर कानून बनेगा, उसके बाद हम इस वीडियो पर बात करेंगे। अब इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसे ही ये कानून आता है इस पर हम फिर से वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।